प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। आज हम एनसीईआरटी की किताबों में कक्षा 8 के लिए इतिहास की पाठ्य पुस्तक हमारे अतीत 3 के अध्याय 3 ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए हमारे सामने एक चित्र है। यह कैसा चित्र है? यह चित्र है 12 अगस्त 1765 का। कब का? 12 अगस्त 1765 का चित्र है। इस चित्र में हो क्या रहा है? तो इस चित्र में मुगल बादशाह औरंगजेब ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल की दीवानी सौंप रहे हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दीवानी सौंपने के बाद कंपनी क्या हो गई? दीवान बन गई। दीवान का मतलब क्या हुआ? तो बंगाल से जो राजस्व वसूलने का काम था वो पहले नवाबों को सौंपा गया था। अब कंपनी ही दीवान बन गई। अब ये ही राजस्व बंगाल का वसूलेंगे। अब देखिए ये हुआ कब? 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात कर दिया। इस बात की पूरी संभावना है कि यह घटना मुट्ठी भर अंग्रेजों और हिंदुस्तानियों की मौजूदगी में रॉबर्ट क्लाइव के तंबू में घटी होगी, लेकिन ऊपर दिए गए चित्र में इस घटना को एक भव्य समारोह के रूप में दिखाया गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि यह चित्र उस चित्रकार ने बनाया जिसे रॉबर्ट क्लाइव ने अपने जीवन की यादगार घटनाओं को चित्रित करने का काम सौंपा था। बंगाल की दीवानी हाथ आ जाना अंग्रेजों के लिए निश्चय एक बड़ी घटना थी। बंगाल की दीवानी अंग्रेजों के हाथ कैसे आई थी? क्योंकि उन्होंने बंगाल के नवाब मुर्शीद कुली खान, अली वर्दी खान और सिराजुद्दौला के जो सेनापति हुए मीर जाफ़र और मीर कासिम, ठीक है, मीर जाफ़र और मीर जाफ़र का सेनापति मीर कासिम, इन सभी को हराकर फिर हराने के बाद किसे आपकी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 12 अगस्त 1765 में बंगाल की दीवानी मिली। अब देखिए दीवान के तौर पर कंपनी अपने नियंत्रण वाले भूभाग के आर्थिक मामलों की मुख्य शासक बन गई थी। अब उसे अपनी जमीन का शासन चलाने और आमदनी को व्यवस्थित करने का रास्ता ढूंढना था। किसे? कंपनी को। इसके लिए कंपनी एक ऐसा रास्ता ढूंढना चाहती थी जिससे कंपनी के बढ़ते खर्चों को पूरा करने के लिए काफ़ी आमदनी जुटाई जा सके। व्यापारिक कंपनी के नाते यह ख्याल भी रखना था कि उसे अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदती बेचती रहे। व्यापारिक कंपनी क्या तात्पर्य है? व्यापार से यही तात्पर्य है कि एक जगह सस्ती चीज़ें खरीदो, दूसरी जगह महंगे दामों में बेच दो, जिसे वाणिज्य कहा जाता है। तो व्यापारिक कंपनी थी तो उसे ये काम करते रहना था। समय के साथ कंपनी को यह भी समझ में आने लगा कि उसे सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा। बाहरी ताकत होने की वजह से उसे यानी कंपनी को लोगों को भी शांत रखना होगा। जो गांव देहात में शासन चला चुके थे और जिनके पास अभी भी काफ़ी ताकत और सम्मान था, ऐसे जो लोग स्थानीय सत्ता में रह चुके थे उन्हें नियंत्रित करना भी जरूरी था, लेकिन उन्हें खत्म नहीं किया जा सकता था। अब जो लोग पहले से उधर मजबूत थे उन्हें नियंत्रित करना जरूरी था और वो तो खत्म करना भी चाहते थे, लेकिन खत्म नहीं कर सकते थे इतनी आसानी से। अब यह काम कैसे हो, यह कैसे कर सकते थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी? तो इस अध्याय में हम देखेंगे कि कंपनी ने ग्रामीण इलाकों को उपनिवेश कैसे बनाया। उपनिवेश से क्या तात्पर्य है? तो उपनिवेश से तात्पर्य है वह जीता हुआ देश जिसमें दूसरे देश के लोग आकर बस गए हों, ठीक है। तो हमारे देश को उन्होंने जीता ही था लगभग, ठीक है, और वो लोग यहाँ आकर रहते थे, तो उनकी जो बस्ती या कॉलोनी होती थी वही उपनिवेश कहलाता है, ठीक है। तो इस अध्याय में हम यह देखेंगे कि ग्रामीण इलाकों को उन्होंने उपनिवेश कैसे बनाया, आय के संसाधन कैसे जुटाए, लोगों के अधिकार किस तरह तय किए और मन के मुताबिक फसलों की खेती कैसे कराई। इस अध्याय में हम मुख्य रूप से पढ़ेंगे नील की खेती के बारे में। नील की खेती कैसे कराई, फिर चंपारण आंदोलन हुआ जो 1917 में किसने करवाया? महात्मा गांधी जी ने, ठीक है, उनके नेतृत्व में ये आंदोलन हुआ था नील बगानों के मालिकों के खिलाफ। आइए हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले पैराग्राफ पर। तो देखिए हमारा अगला पैराग्राफ है कंपनी की आमदनी। कंपनी दीवान तो बन गई थी लेकिन अभी भी खुद को एक व्यापारी ही मानती थी। कंपनी भारी भरकम लगान तो चाहती थी लेकिन उसके आकलन वसूली की कोई नियमित व्यवस्था करने में हिचकिचा रही थी। लेकिन बाद में उन्होंने महालवारी व्यवस्था, स्थायी बंदोबस्त, मुनरो व्यवस्था, ये सारी चीज़ें लागू की थी। इसके बारे में हम आगे आने वाले पैराग्राफ्स में पढ़ेंगे। कंपनी की कोशिश यही थी कि वह ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व हासिल करे और कम से कम कीमत पर बढ़िया सूती और रेशमी कपड़ा खरीदे। अब कम से कम कीमत में खरीदने के चक्कर में 5 साल के भीतर ही बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदी जाने वाली चीज़ों का जो मूल्य था वो 2 गुना हो चुका था। 1865 से पहले कंपनी ब्रिटेन से सोने और चांदी का आयात करती थी और इन चीज़ों के बदले सामान खरीद लेती थी। लेकिन जब बंगाल की उन्हें दीवानी मिल गई तो बंगाल के राज्य से जो पैसे इकट्ठा होते थे उसी से वे निर्यात करने के लिए चीज़ें खरीद लेते थे। इस वजह से जल्दी ही बंगाल की अर्थव्यवस्था गहरे संकट में फंसती जा रही थी। इसलिए वजह से कारीगर गांव छोड़कर भाग रहे थे क्योंकि उन्हें बहुत कम कीमतों पर अपनी चीज़ों को कंपनी को जबरन बेचनी पड़ रही थी। किसान अपना लगान भी नहीं चुका पा रहे थे।
कारीगरों का उत्पादन गिर रहा था और खेती चौपट होने की दिशा में बढ़ रही थी। अब देखिए आपके सामने यह चित्र है, यह बंगाल स्थित मुर्शिदाबाद का साप्ताहिक हाट का चित्र है। साप्ताहिक हाट से तात्पर्य हफ्ते में जो एक दिन बाजार लगती है। इस बाजार में किसान और कारीगर अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदने और अपने उनके पास जो चीज़ें बहुतायत में होती थी उसे बेचने आते थे। अब देखिए हमारा अगला पैराग्राफ है कि 1770 में पड़े अकाल ने बंगाल में 1 करोड़ लोगों की मौत को नींद सुला दिया। याद रखिएगा, बंगाल में अकाल कब पड़ा था? सन 1770 में, और 1 करोड़ लोग इसमें मारे गए थे। इस अकाल में लगभग 1/3 आबादी समाप्त हो गई थी। याद रखिएगा। अब देखिए हमारे सामने हमारा अगला पैराग्राफ है, खेती में सुधार की जरूरत। अगर अर्थव्यवस्था संकट में थी तो क्या कंपनी अपनी राजस्व आय के बारे में आश्वस्त रह सकती थी? बिल्कुल नहीं। जब बंगाल की अर्थव्यवस्था संकट में थी तो कंपनी भी अपने कर वसूली के लिए परेशान थी। कंपनी के ज़्यादातर अफसरों को अब यह लगने लगा था कि ज़मीन में निवेश करना और खेती में सुधार लाना बहुत ही ज़रूरी है। यह काम किस तरह किया जा सकता था? तो इस सवाल पर 2 दशकों तक बहस चली। आखिरकार कंपनी ने सन 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू किया। उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे चार्ल्स कॉर्नवालिस। अब देखिए, इस बंदोबस्त की शर्तों के हिसाब से राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। याद रखिएगा, इस बंदोबस्त में क्या शर्त थी कि राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई थी और राजाओं और तालुकदारों को ही किसान से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा गया था। याद रखिएगा, किसे? राजाओं और तालुकदारों को और जमींदारों को। ठीक है, उनकी ओर से चुकाई जाने वाली राशि स्थायी रूप से तय कर दी गई थी कि इतनी राशि आपको देना ही है। इसका मतलब यह था कि भविष्य में कभी भी इसमें इजाफा भी नहीं किया जा सकता था। अंग्रेजों को लगता था कि इससे उन्हें नियमित रूप से राजस्व मिलता रहेगा और जमींदारों को जमीन में सुधार के लिए खर्च करने का प्रोत्साहन भी मिलेगा। उन्हें लगता था कि क्योंकि राज्य की ओर से राजस्व की मांग बढ़ने वाली नहीं थी, इसलिए जमींदार बढ़ते उत्पादन से फायदे में रहेंगे। ये सारी विचार किसके थे? कंपनी के। लेकिन असलियत में हुआ क्या, ये समस्या क्या आई, वो अब हम देखेंगे। तो देखिए क्या समस्या आई। मगर स्थायी बंदोबस्त ने भी समस्या पैदा कर दी। क्या समस्या पैदा कर दी? कि कंपनी के अफसरों ने पाया कि अभी भी जमींदार जमीन में सुधार के लिए खर्चा नहीं कर रहे थे। असल में कंपनी ने जो राजस्व तय किया था वह इतना ज़्यादा था कि उसको चुकाने में जमींदारों को भारी परेशानी हो रही थी। जो जमींदार राजस्व चुकाने में विफल हो जाता था उसकी जमींदारी भी छीन ली जाती थी। बहुत सारी जमींदारियों को कंपनी बाकायदा नीलाम कर चुकी थी। 19वीं सदी के पहले दशक तक हालात बदल चुके थे। बाजार में कीमतें बढ़ी और धीरे धीरे खेती का विस्तार होने लगा। इससे जमींदारों की आमदनी में तो सुधार हुआ, लेकिन कंपनी को कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि कंपनी तो हमेशा के लिए राजस्व तय कर चुकी थी। अब देखिए ये समस्या आई। फिर स्थिति जब ठीक हुई तो अब कंपनी फिर परेशान हुई कि अब उससे वह तो राजस्व बढ़ा नहीं सकती, उसका जो राजस्व उसने तय कर दिया था वो उसे मिलने लगा था। स्थायी बंदोबस्त के तहत जो उसने 1793 में लागू किया था, उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे चार्ल्स कॉर्नवालिस। अब देखिए, अब कंपनी राजस्व में वृद्धि नहीं कर सकती तो उसके सामने क्या संकट था। लेकिन जमींदारों को भी जमीन की बेहतरी में कोई दिलचस्पी नहीं थी और स्थायी बंदोबस्त लागू करने का उद्देश्य कंपनी का यह था कि जो जमींदार है वे जमीन की सुधार में या बेहतरी में या सुधार में ध्यान देंगे। लेकिन उन्होंने जमींदारों ने कोई दिलचस्पी उसमें नहीं दिखाई। उनमें से कुछ तो बंदोबस्त के शुरुआती सालों में ही अपनी ज़मीन गंवा चुके थे। जो कर नहीं चुका पाए तो उनकी ज़मीन क्या हो गई? नीलाम कर दी गई कंपनी द्वारा। जो बचे रह गए थे अब उन्हें भी बिना परेशानी किए और निवेश की खतरा उठाए आमदनी की उम्मीद दिखाई दे रही थी। वे क्या चाहते थे कि वे निवेश ना करें। ठीक है, जो बचे रह गए थे जिनकी ज़मीनें नीलाम नहीं हुई थी और वे कर चुका पाए थे, अब उन्हें भी बिना परेशानी और निवेश किए वे क्या चाहते थे कि बिना कोई खतरा उठाए आमदनी की उम्मीद दिख रही थी उन्हें। कैसे? कि कंपनी का राजस्व तो निश्चित है कि हमें इतना ही राजस्व देना है और उनकी आमदनी हो रही थी, मतलब वे कर जो वसूल रहे थे इतना कर हो जाता था कि वे कंपनी को भी सौंप देते थे और उनका अपना खर्चा भी अच्छे से चल रहा था। इस वजह से उन्हें यह उम्मीद थी कि बिना खतरा उठाए अब हमारा खर्चा चल जाएगा। जब तक जमींदार किसानों को ज़मीन देकर उनसे लगान वसूल कर सकते थे, उन्हें ज़मीन में सुधार की कोई परवाह नहीं थी जमींदारों को कि हमको तो अपना काम हमारा हो रहा है, हम राजस्व चुका रहे हैं और हमें बराबर कर मिल रहा है। इसलिए वे ज़मीन में सुधार की कोई परवाह नहीं थी जमींदारों को। दूसरी तरफ गांवों में किसानों को यह व्यवस्था बहुत दमनकारी दिखाई दी। अब ये तो बात हुई जमींदारों की जिन्हें कंपनी ने राजस्व वसूलने का काम सौंपा हुआ था। लेकिन गांवों में जो किसान थे उन्हें यह व्यवस्था बहुत दमनकारी दिखाई दी।
किसानों को लगान चुकाना था वह बहुत ज़्यादा था और ज़मीन पर उसका अधिकार भी सुरक्षित नहीं था, वो तो ज़मींदारों का था। तो लगान चुकाने के लिए अफसर महाजन से कर्जा लेना पड़ता था। अब अगर वह लगान नहीं चुका पाता तो उसे पुश्तैनी ज़मीन से बेदखल कर दिया जाता था। किसे? किसान को। इतनी खराब हालत थी। ठीक है, कंपनी ने स्थायी बंदोबस्त के तहत क्या क्या किया आप याद रखिएगा। राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दे दी गई। ठीक है, और जमींदारों को किसानों से राजस्व इकट्ठा कर कंपनी के पास जमा करने का काम सौंपा गया। फिर जमीनों को राजस्व राशि स्थायी रूप से निश्चित कर दी गई थी कि इन जमीन से इतना राजस्व आपसे हम लेंगे। ठीक है, और किसानों से भूमि संबंधी अधिकार छीन लिए गए, जिसके कारण किसान जमींदारों की दया पर निर्भर हो गए। सारा अधिकार किसे दे दिया गया था? जमींदारों को। ठीक है, और किसान अपनी ही जमीन पर मजदूरी की तरह काम करने लगे थे। तो देखिए हमारा अगला पैराग्राफ है एक नई व्यवस्था। 19वीं सदी की शुरुआत में ही कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों को इस बात का यकीन हो चुका था कि राजस्व बंदोबस्त में दोबारा बदलाव लाना बहुत ही जरूरी है। जब कंपनी को शासन और व्यापार के अपने खर्चे चलाने के लिए और पैसे की जरूरत थी तो वे स्थायी बंदोबस्त पर कैसे डिपेंड रह सकते थे। बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांतों, जो आज के वर्तमान में उत्तर प्रदेश में ज़्यादा है, तो उत्तर पश्चिमी प्रांतों के लिए होल्ट मैकेंजी नामक अंग्रेज ने एक नई व्यवस्था तैयार की जिसे 1822 में लागू किया गया और इस व्यवस्था को महालवारी बंदोबस्त के नाम से जाना गया। याद रखिएगा किसने लागू किया था? होल्ट मैकेंजी ने। कब? 1822 में। याद रखिएगा ये बात। ठीक है, मैकेंजी को विश्वास था कि उत्तर भारतीय समाज में गांव एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है और उसको बचाए रखना चाहिए। उसके आदेश पर कलेक्टरों ने गांव-गांव का दौरा किया, जमीन की जांच की, खेतों को मापा और विभिन्न समूहों के रीति रवाजों को दर्ज किया। गांव के एक एक खेत के अनुमानित राजस्व को जोड़कर हर गांव या ग्राम समूह को महाल कहा जाता है, याद रखिएगा, हर गांव या ग्राम समूह से वसूल होने वाले राजस्व का हिसाब लगाया जाता था। इस राजस्व को स्थायी रूप से तय नहीं किया गया बल्कि उसमें समय समय पर संशोधन की गुंजाइश रखी गई, जिससे कंपनी अपने मन मुताबिक काम कर सके जैसे उसे जरूरत हो। राजस्व इकट्ठा करने और उसे कंपनी को अदा करने का जिम्मा जमींदार की बजाय अब इस बार किसमें? महालवारी बंदोबस्त में गांव की मुखिया को सौंपा गया था। पिछली बार जमींदारों को सौंपा गया था स्थायी बंदोबस्त में। स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था 1793 में लागू की गई थी। ठीक है, अब देखिए इस व्यवस्था को महालवारी बंदोबस्त का नाम दिया गया था। ठीक है, जिसमें ये सारे काम होते थे। अब स्थायी बंदोबस्त और महालवारी व्यवस्था में अंतर क्या था? तो देखिए फिर से मैं बताता हूँ स्थायी बंदोबस्त में क्या क्या हुआ, उसके मुख्य पहलू। स्थायी बंदोबस्त में राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई थी। जमींदारों और किसानों से जमींदारों को ही, यानी जमींदार कौन थे? राजाओं और तालुकदारों को जमींदार बना दिया गया और ये जमींदारों को किसानों से राजस्व इकट्ठा करने का काम कंपनी को सौंपा गया था। कंपनी ने जमींदारों को सौंपा था कि जमींदार राजस्व इकट्ठा करेंगे और कंपनी को सौंप देंगे। ठीक है, जमीनों को राजस्व राशि स्थायी रूप से निश्चित कर दी गई थी कि इस जमीन से इतना राजस्व वसूला जा सकता था, बिल्कुल स्थिर कर दिया गया था निश्चित, जबकि महालवारी बंदोबस्त में ऐसा नहीं था। किसानों से भूमि संबंधी अधिकार भी छीन लिए गए थे स्थायी बंदोबस्त में। ठीक है, जिससे किसान अपनी ही जमीन पर मजदूरी की तरह काम करने लगे थे। और इसमें क्या हुआ महालवारी व्यवस्था में? तो महालवारी व्यवस्था या बंदोबस्त कब लागू किया गया? 1822 में। ये बात तो आप याद रखिएगा। फिर गांव के एक एक खेत के अनुमानित राजस्व को जोड़कर प्रत्येक गांव से वसूल होने वाले राजस्व का अनुमान लगाया गया। किसमें? महालवारी व्यवस्था में। फिर इस राजस्व को स्थायी रूप से निश्चित नहीं किया गया था और उसमें स्थायी रूप से निश्चित कर दिया गया था। ठीक है, बल्कि इसमें समय समय पर संशोधन का प्रस्ताव रखा गया था। किसमें? महालवारी बंदोबस्त में। ठीक है, और राजस्व इकट्ठा करने तथा कंपनी के पास जमा कराने का काम जमींदार के स्थान पर गांव के मुखिया को सौंपा गया था महालवारी बंदोबस्त में। जबकि स्थायी बंदोबस्त में किसे सौंपा गया था? राजाओं और तालुकदारों को जमींदार के रूप में मान्यता दी गई थी और इस बार महालवारी बंदोबस्त में जमींदारों की बजाय गांव के मुखिया को यह काम सौंपा गया था कर वसूल कर कंपनी को देने के लिए। अब देखिए हमारी अगली पैराग्राफ है मुनरो व्यवस्था। अब देखिए मुनरो कौन है? तो मुनरो देखिए ये हैं आपके, ये है मुनरो, इनका नाम है क्या है? मद्रास के गवर्नर है टॉमस मुनरो। 1819 से 1826 तक ये गवर्नर जनरल थे। अब देखिए इन्होंने क्या व्यवस्था लागू की? तो ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों में भी स्थायी बंदोबस्त की जगह नई व्यवस्था अपनाने का प्रयास किया जाने लगा। वहाँ जो नई व्यवस्था विकसित हुई उसे रैयतवार या रैयतवारी का नाम दिया गया था। ठीक है, कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने टीपू सुल्तान के साथ चले युद्धों के बाद कंपनियों द्वारा कब्जे में लिए गए कुछ इलाकों में इस व्यवस्था को आजमा कर भी देख लिया था। टॉमस मुनरो ने इस व्यवस्था को विकसित किया और धीरे धीरे पूरे दक्षिणी भारत पर यही व्यवस्था लागू कर दी गई। अब टीपू सुल्तान, ठीक है,
ये हैं टीपू सुल्तान, इनके बारे में हमने पिछले अध्याय में पढ़ा है। शेर मैसूर, ये सारी जानकारी हमें है। अगर आपने पिछला अध्याय नहीं देखा तो आपको आई बटन में वीडियो मिल जाएगी। अब देखिए, रीड और मुनरो को लगता था कि दक्षिण में परंपरागत जमींदार नहीं थे, इसलिए उनका तर्क यह था कि उन्हें सीधे किसानों यानी रैयतों, याद रखिएगा रैयत किसे कहा जाता है, किसानों को रैयत कहा जाता है, किसे, फार्मर्स को, ठीक है, याद रखिएगा ये बात। अब देखिए, उन दोनों को क्या लगता था, रीड और मुनरो को, कि दक्षिण में परंपरागत जमींदार नहीं थे, इसलिए उनका तर्क यही था कि उन्हें सीधे किसानों से बंदोबस्त तय करना चाहिए जो पीढ़ियों से जमीन पर खेती करते आ रहे हैं। अब देखिए, नई व्यवस्था में अब डायरेक्ट इन्हीं से राजस्व आकलन से पहले उनके खेतों का सावधानी पूर्वक अलग से सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। किनके, जमींदार रैयतों के खेतों का, रैयत मतलब किसानों के खेतों का। मुनरो का मानना था कि अंग्रेजों को पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए। बहुत अच्छे विचार थे टॉमस मुनरो के। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले पैराग्राफ पर। देखिए तो है अगला पैराग्राफ, सब कुछ ठीक नहीं था। अब देखिए, ये सारे बंदोबस्त लागू हुए, स्थायी बंदोबस्त, ठीक है, फिर महालवारी बंदोबस्त, फिर टॉमस मुनरो की व्यवस्था आई। उसके तो बहुत अच्छे विचार थे कि अंग्रेजों को, मुनरो को मानना था कि अंग्रेजों को पिता की भांति किसानों की रक्षा करना चाहिए, लेकिन सब कुछ ठीक नहीं था। क्या समस्या थी, नई व्यवस्थाएं लागू होने के बाद महज कुछ सालों के भीतर उनमें समस्याएं दिखाई देने लगी। जमीन से होने वाली आमदनी बढ़ाने के चक्कर में राजस्व अधिकारियों ने बहुत ज़्यादा राजस्व तय कर दिया था। किसान राजस्व चुका नहीं पा रहे थे, रैयत गांवों से भाग रहे थे, यानी किसान जो थे अपने गांव छोड़ के जा रहे थे। बहुत सारे क्षेत्रों में गांव वीरान हो गए थे। आशावादी अफसरों को उम्मीद थी कि नई व्यवस्था किसानों को संपन्न और उद्यमशील किसान बना देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देखिए, यही है समय की मांग। समय समय पर हमें अपने में बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है। अगर हम समय के साथ नहीं चलेंगे तो पीछे रह जाएंगे और हमें अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। अब एक बार व्यवस्था लागू कर दी तो क्या वो ज़िंदगी भर चलती रहेगी क्या? हर साल नई व्यवस्था लेके आओ ना। अब देखिए, हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले पैराग्राफ पर। तो देखिए, हमारा अगला पैराग्राफ है यूरोप के लिए फसलें। अंग्रेजों ने यह भी महसूस किया कि ग्रामीण इलाके न केवल राजस्व यानी कर प्रदान कर सकते हैं, बल्कि वहाँ यानी ग्रामीण इलाकों में यूरोप की ज़रूरतों के हिसाब से सही फसलें भी उगाई जा सकती हैं। 18वीं सदी के आखिर तक कंपनी ने अफीम और नील की खेती पर पूरा जोर लगा दिया। इसके बाद लगभग 150 साल तक अंग्रेज देश के विभिन्न भागों में किसी न किसी फसल के लिए किसानों को मजबूर करते रहे। उन्होंने बंगाल के किसानों को पटसन की खेती के लिए, असम में चाय के लिए, संयुक्त प्रांत यानी उत्तर प्रदेश में गन्ना की खेती के लिए, पंजाब में गेहूं की खेती के लिए, महाराष्ट्र और पंजाब में कपास की खेती के लिए, मद्रास में चावल की खेती के लिए उन्होंने अंग्रेजों ने किसानों को मजबूर किया। यह सब उन्होंने कैसे किया? तो अंग्रेजों ने अपनी ज़रूरत की फसलों की खेती को फैलाने के लिए नए तरीके अपनाए। आइए इसी तरह के एक फसल उत्पादन की ऐसी एक पद्धति को अच्छी तरह से समझें। इस अध्याय में हम मुख्य रूप से नील की खेती के बारे में जानने वाले हैं, थोड़ी बहुत वुड के बारे में जानकारी मिलेगी। अब देखिए, क्या रंग का भी कोई इतिहास है? तो देखिए, ये है आंध्र प्रदेश का, ये है हमारा इंग्लैंड का। अब देखिए, इसके बारे में जानकारी जो है तो हम विस्तार से पहले पढ़ लेते हैं। तो देखिए, चित्र 5 और 6 सूती कपड़े के छापों की 2 तस्वीरें दी गई हैं। 5 और 6 हमने चित्र देख लिया। बाईं तरफ चित्र 5 की तस्वीर में भारत में आंध्र प्रदेश में बुनकरों द्वारा बनाए गए कलमकारी छापे दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ ब्रिटेन के प्रसिद्ध कवि और कलाकार विलियम मॉरिस द्वारा बनाए गए फूल वाले छापे हैं। दोनों छापों में एक बात समान है, दोनों में ही गहरे नीले रंग का इस्तेमाल किया गया है। ये देख सकते हैं आप, ये भारत के आंध्र प्रदेश के बुनकरों द्वारा बनाया गया है और ये विलियमसन मॉरिस द्वारा जो कि इंग्लैंड के हैं। दोनों में ही क्या है, नीले रंग का उपयोग किया गया है। ठीक है, अब देखिए, इसे आमतौर पर नील कहा जाता है। नीले रंग को क्या कहा जाता है? नील कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि यह रंग किस तरह पैदा किया गया? नहीं जानते? आइए इस अध्याय में हम पढ़ेंगे। तो इन छापों में जो नीला रंग दिखाई दे रहा है वह नील नाम के एक पौधे से निकाला जाता था। इस बात की काफ़ी संभावना है कि 19वीं सदी के ब्रिटेन में मॉरिस के छापों में इस्तेमाल किया गया नीला रंग भारत में उगने वाले नील के पौधे से ही तैयार किया गया हो। ये जो चित्र आपने देखा, कौन सा चित्र आपने देखा? ये वाला, ये जिसने ये चित्र बनाया विलियम मॉरिस ने, तो इसमें जो नीले रंग का प्रयोग किया गया है, इसकी पूरी संभावना है कि ये भारत में उगाए गए नील से, नीले रंग से बनाया गया, और ये तो भारत का ही है, तो ऑब्वियस सी बात है भारत वाले से ही बनाया गया होगा। अब देखिए, उस समय भारत जो था दुनिया में नील का सबसे बड़ा स्रोत था। कब? 19वीं सदी में, याद रखिएगा। अब देखिए, हमारा अगला पैराग्राफ है, भारतीय नील की मांग इतनी क्यों थी? इसलिए क्योंकि नील का पौधा मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय इलाकों में ही उगता है। 13वीं सदी तक इटली, फ्रांस और ब्रिटेन की कपड़ा उत्पादक कपड़े की रंगाई के लिए भारतीय नील का इस्तेमाल कर रहे थे। ठीक है, याद रखिएगा, 13वीं सदी तक इटली, फ्रांस और ब्रिटेन के कपड़ा उत्पादक क्या कर रहे थे? कपड़े की रंगाई के लिए यानी उसमें रंग डालने के लिए भारतीय नील का इस्तेमाल कर रहे थे। उस समय भारतीय नील की बहुत थोड़ी मात्रा ही यूरोपीय बाजारों में पहुंच पाती थी।
कब 13वीं शताब्दी की बात हो रही है। उसकी कीमत भी बहुत ऊंची रहती थी क्योंकि बहुत ही कम मात्रा में पहुंच पाती थी। इसलिए यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों को बैंगनी और नीले रंग बनाने के लिए वोड नामक एक पौधे पर निर्भर रहना पड़ता था। बैंगनी और नीला रंग थोड़ा सा मिल जाता था वोड नामक पौधे से। वोड पौधा शीतोष्ण क्षेत्र में उगता था, ठीक है, इसलिए यूरोप में आसानी से मिल भी जाता था। शीतोष्ण मतलब ठंडी जगहों पर। दक्षिणी फ्रांस व जर्मनी और ब्रिटेन के कई हिस्सों में यह पौधा उगता था। नील के साथ प्रतिस्पर्धा से परेशान यूरोप के वोड उत्पादकों ने अपनी सरकारों पर दबाव डाला कि वे नील की आयात पर पाबंदी लगा दें, जिससे हमारा व्यापार अच्छी तरीके से चल सके। मगर कपड़े को रंगने वाले तो नील को ही पसंद करते थे, कपड़े को रंगने वाले और खरीदने वाले भी। नील से बहुत ही चमकदार नीला रंग मिलता था। क्यों पसंद करते थे? क्योंकि नील से बहुत ही चमकदार और नीला रंग मिलता था, जबकि वोड से मिलने वाला रंग बेजान और फीका होता था। 17वीं सदी तक आते आते यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों ने नील के आयात पर लगी पाबंदी में ढील देने के लिए अपनी सरकारों को राजी कर लिया। कैरिबियाई द्वीप समूह स्थित सेंट डोमिंग्स में फ्रांसीसी, ब्राजील में पुर्तगाली, जमैका में ब्रिटिश और वेनेजुएला में स्पेनिश लोग नील की खेती करने लगे। उत्तरी अमेरिका के भी बहुत सारे भागों में नील के बागान सामने आ गए थे। अब देखिए बागान से क्या तात्पर्य है, तो एक विशाल खेत जिस पर बागान मालिक बहुत सारे लोगों से जबरन काम करवाता था उसे बागान कहा जाता था, ठीक है। कॉफ़ी, गन्ना, तंबाकू, चाय, कपास आदि के विषय में बागानों का जिक्र किया जाता है, ठीक है। अब देखिए 18वीं शताब्दी के आखिर तक भारतीय नील की मांग और बढ़ गई। अभी 13वीं शताब्दी की वो हालत थी। अब जब हम यहाँ आए 18वीं शताब्दी में, तो 18वीं शताब्दी आते आते भारतीय नील की मांग और बढ़ गई। ब्रिटेन में औद्योगिकरण का युग शुरू हो गया। अब याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि भारतीय नील की मांग क्यों बढ़ गई? औद्योगिकरण के कारण बढ़ गई थी और उसके कपास उत्पादन में भारी इजाफा हुआ था। अब कपड़ों की रंगाई की मांग, अब देखिए कपास में इजाफा हो गया तो कपड़े बनाए जाने लगे, कपड़ों की रंगाई भी जरूरी है। अब कपड़ों की रंगाई की मांग और तेजी से बढ़ने लगी। अब कपड़ा ज़्यादा होने लगा, कपास हुआ, फिर कपड़े बने। जब नील की मांग बढ़ी उसी दौरान वेस्ट इंडीज और अमेरिका से मिलने वाली आपूर्ति अनेक कारणों से बंद हो गई। 1783 से 1789 के बीच दुनिया का नील उत्पादन आधा रह गया। ब्रिटेन के अंग्रेज अब नील की आपूर्ति के लिए बेचैनी से किसी स्रोत की तलाश कर रहे थे। यह नील कहाँ से मिल सकता था? यह नील भारत से मिल सकता था, ठीक है। इस वजह से भारत में ब्रिटेन की दिलचस्पी बढ़ती गई, ठीक है, भारत में ब्रिटेन की बढ़ती दिलचस्पी। तो देखिए यूरोप में नील की बढ़ती मांग को देखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत में नील की खेती बढ़ाने के रास्ते ढूंढने लगी। अब नील की बहुत मांग हो रही थी, इस वजह से भारत में नील की खेती बढ़ाने के प्रयास में लग गई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। 18वीं सदी के आखिरी दशकों से ही बंगाल में नील की खेती तेजी से फैलने लगी थी। बंगाल में पैदा होने वाला नील दुनिया के बाजारों पर छा गया था। 1788 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा केवल लगभग 30% था। 1810 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा 95% हो चुका था। सोच लीजिए इतना इजाफा हो, 30 से सीधे 95। जैसे जैसे नील का व्यापार फैला, कंपनी के अफसर और व्यावसायिक एजेंट नील के उत्पादन में पैसा लगाने लगे। अब उन्हें उसमें फ़ायदा दिखने लगा तो वे पैसा लगाने लगे। समय बीतने के साथ साथ कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने नील के अपने कारोबार पर ध्यान देने के लिए अपनी नौकरियां ही छोड़ दी। जो उनके पास नौकरियां थी तो वे अपना निजी व्यापार चलाने लगे और निजी व्यापार पर ध्यान देने के लिए अपनी नौकरी भी कई अफसरों ने, अंग्रेज अफसरों ने छोड़ दी। भारी मुनाफे की उम्मीद में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बहुत सारे लोग भारत आ गए और उन्होंने नील के बागान लगा लिए। जिनके पास नील की पैदावार के लिए पैसा नहीं था उन्हें कंपनी और नए नए बैंक कर्जा देने के लिए तैयार रहते थे, क्योंकि यूरोप में नील की बहुत ज़्यादा मांग थी। अब देखिए हमारा आगे अगला पैराग्राफ है कि नील की खेती आखिर होती कैसे थी। अभी तो हमने नील के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानकारी हासिल की। 13वीं शताब्दी में बहुत मांग थी, उसकी कीमत बहुत ऊंची थी यूरोप में। फिर 18वीं शताब्दी आते तक बहुत मांग बढ़ गई। क्यों? क्योंकि नील से जो रंग निकलता था बहुत ही चमकदार और गहरा होता था। तो नील की खेती आखिर होती कैसे थी? तो नील की खेती के दो मुख्य तरीके थे, निज और रैयती। रैयती मतलब किसान करते थे, निज मतलब बागान मालिक लोग ऐसे कराते थे। निज खेती की व्यवस्था में बागान मालिक खुद अपनी ज़मीन में नील का उत्पादन कराते थे, ठीक है। या तो वह ज़मीन खरीद लेते थे या दूसरे ज़मींदारों से भाड़े पर ले लेते थे और मजदूरों को काम पर लगाकर नील की खेती करवाते थे। अब देखिए हमारे सामने अगला पैराग्राफ है। क्या है हमारे सामने अगला पैराग्राफ? निज खेती की समस्याएं। अब देखिए निज खेती में समस्या क्या आती थी? तो बागान मालिकों को निज खेती का क्षेत्रफल फैलाने में मुश्किलें आ रही थी। अब ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उगाना है तो क्षेत्रफल बनाना होगा, इसमें उनको मुश्किलें आ रही थी। नील की खेती केवल उपजाऊ ज़मीन पर ही की जा सकती थी। ऐसी ज़मीनों पर आबादी पहले से ही बहुत ज़्यादा थी। यहाँ वहाँ छोटे मोटे खेत ही उनके हाथ लग पाते थे। नील की खेती करने के लिए उन्हें बड़े बड़े भूखंडों की ज़रूरत थी, किसे? बागान मालिकों को। इस तरह की ज़मीनें उन्हें कहाँ से मिल सकती थी? तो उन्होंने नील की फैक्ट्री के इर्द गिर्द पट्टे पर ज़मीन लेने का प्रयास किया और वहाँ के किसानों को हटवा दिया।
ठीक है। इसके टकराव और तनाव पैदा हो जाते थे। इससे क्या होता था, टकराव और तनाव भी पैदा हो जाता था। मजदूरों का इंतजाम करना भी आसान नहीं था, क्योंकि बड़े बागान के लिए बहुत सारे मजदूरों की आवश्यकता होती थी और मजदूरों की ज़रूरतें से भी ज़्यादा उसी समय होती थी जब किसान धान की खेती में व्यस्त रहते थे। अब किसान धान की खेती में चले गए तो मजदूर बहुत ही कम मात्रा में मिल पाते थे। बड़े पैमाने पर नील की खेती के लिए बहुत सारे हल और बैलों की भी ज़रूरत होती थी। 1 बीघा नील की खेती के लिए 2 हल चाहिए थे। इसका मतलब यह था कि अगर किसी बागान मालिक के पास 1000 बीघा जमीन है तो उसे 2000 हलों की ज़रूरत पड़ती थी। हलों को खरीदना और उनका रखरखाव एक बड़ी समस्या थी। अब देखिए बीघा क्या है, तो ज़मीन की एक माप होती थी उस समय बीघा। ब्रिटिश शासन से पहले बीघे का आकार अलग अलग होता था। बंगाल में अंग्रेजों ने इसका क्षेत्रफल कितना तय किया था, 1 एकड़ का 1/3 तय किया था बीघा। ठीक है। अब देखिए हलों को खरीदना और उनका रखरखाव भी एक बड़ी समस्या थी। किसानों से भी हल नहीं मिल सकते थे, उन्हें अपने लिए ही इन चीज़ों की ज़रूरत होती थी। इस समय नील उत्पादकों को ज़रूरत होती थी, उसी समय किसानों के हल बैल भी चावल के खेतों में व्यस्त रहते थे और किसान हल बैल सब कहाँ व्यस्त होते थे कि उधर चावल की खेती में। 19वीं सदी के आखिर तक बागान मालिक निज खेती का क्षेत्रफल फैलाने से हिचकिचाते थे। क्यों? इन्हीं सब वजह से ना हल थे, ना बैल थे, ना किसान थे, ना मजदूर थे। ठीक है। इस व्यवस्था के तहत नील की पैदावार वाली 25% से भी कम जमीन आती थी। मतलब नील की जहाँ पैदा करना था उसमें उसके लिए नील को पैदा करने के लिए, नील को उगाने के लिए केवल 25% जमीन ही बच पाती थी उनके लिए। बाकी जमीन रैयती व्यवस्था के अंतर्गत थी। रैयती व्यवस्था मतलब किसानों की व्यवस्था के अंदर जो चल रही थी मुंडो व्यवस्था, उस पर डिपेंड कर रही थी। रैयत मतलब किसान होता है, आप ये बात याद रखिएगा, कन्फ्यूजन ना हो जिससे बाद में। अब देखिए हमारा अगला पैराग्राफ है रैयतों की ज़मीन पर नील की खेती। अब किसानों की ज़मीन पर नील की खेती की गई जब 25% ही ज़मीन का हिस्सा इन्हें बागान मालिकों को मिल पाता था। ठीक है। तो अब उन्होंने क्या किया कि किसानों की ज़मीन पर नील की खेती शुरू कर दी। तो रैयती व्यवस्था के तहत बागान मालिक रैयतों के साथ एक अनुबंध यानी सट्टा करते थे, यानी सौदा करते थे कि कई बार वे गांव के मुखियाओं को भी रैयतों की तरफ से समझौता करने के लिए बाध्य कर देते थे। यानी मुखिया को खिला के, आप सब जानते हैं, समझदार हैं, तो जो अनुबंध पर दस्तखत कर देते थे, जो किसान ये सौदा मंजूर कर लेते थे, उन्हें नील उगाने के लिए कम ब्याज दर पर बागान मालिकों से नगद कर्जा दिया जाता था। कर्जा लेने वाले रैयत को अपनी कम से कम 25% जमीन पर नील की खेती करनी होती थी। बागान मालिक बीज और उपकरण मुहैया कराते थे। अब वे नील की खेती कैसे करेंगे, तो जो बागान मालिक होते थे वे कम ब्याज दर पर कर्जा भी देते थे, बीज भी देते थे और वो सब काम करने के लिए उपकरण भी मुहैया कराते थे। कौन? बागान मालिक। जबकि मिट्टी को तैयार करने, बीज बोने और फसल की देखभाल करने का जिम्मा काश्तकारों के ऊपर रहता था। अब ये बात याद रखिएगा, अभी हमने निज खेती पढ़ी, अब रैयती खेती के बारे में हमने पढ़ रहा है। निज खेती में क्या हुआ, बागान मालिक स्वयं खेती कराते थे, स्वयं ही हल, मजदूर ये सब ढूंढ के काम कराते थे। अब रैयती में क्या हुआ कि रैयती में उन्होंने सट्टा किया। ठीक है। अनुबंध के माध्यम से हस्ताक्षर करवाए किसानों से और उसमें किसानों को बाध्य किया गया कि वे अपनी 25% जमीन पर नील की खेती करेंगे और बाकी पर वे अपनी इच्छा अनुसार अपनी खेती कर सकते हैं। इसके लिए बागान मालिकों ने किसानों को क्या किया, कम ब्याज दर पर नगद कर्जा दिया और नील की खेती के लिए नील के बीज उत्पन्न करवाए और उसे करने के लिए उपकरण भी उपलब्ध करवाए। ये बात आप याद रखिएगा। अब देखिए जब कटाई के बाद फसल बागान मालिक को सौंप दी जाती थी तो रैयत को नया कर्जा मिल जाता था। अब जब कटाई हो गई फसल, जब बागान मालिक को सौंप दी गई तो रैयत का कर्जा जो है वो मिल जाता था, नया कर्जा, कि अब फिर से आप खेती करो। वही चक्र दोबारा चलता रहता था। अब देखिए आपके सामने यह चित्र, यह कैसा चित्र है, तो यह 19वीं सदी की शुरुआत में बंगाल के मजदूर नील की खेती करते हुए आप देख सकते हैं। ये चित्र है 19वीं सदी का, जब बंगाल के मजदूर नील की खेती कर रहे थे। भारत में नील के पौधों की कटाई अधिकांशतः जो है पुरुष ही करते थे। कौन करते थे? नील की खेती कटाई अधिकांश पुरुष ही करते थे। अब देखिए हमारे सामने अगला चित्र है। ठीक है। नील का उत्पादन कैसे होता था, ये ऐसे होता था इस प्रकार से। नील के खेतों के पास स्थित नील का एक कारखाना है, विलियम सिम्पसन का चित्र है ये 1863 का। अगर आप चाहते हैं तो इस पैराग्राफ को पढ़ सकते हैं पॉज कर। अगर हम पढ़ेंगे तो टाइम थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। ये लीजिए, अगर आप चाहते हैं तो पॉज करके पढ़ सकते हैं। जब कटाई के बाद फसल बागान मालिक को सौंप दिया जाता था तो रैयत को नया कर्जा मिल जाता था और यही चक्र दोबारा शुरू हो जाता था। जो किसान पहले इन कर्जों से बहुत आकर्षित थे उन्हें जल्दी ही समझ में आ गया कि यह व्यवस्था कितनी कठोर है। जो कर्जे से आकर्षित थे कि अरे कम ब्याज पर हमें कर्जा मिल रहा है और हम नील की खेती करेंगे, जो सबसे पहले आकर्षित हुए थे उन्हें जल्दी ही यह समझ में आ गया कि यह व्यवस्था बहुत कठोर है। उन्हें नील की जो कीमत मिलती थी वह बहुत कम थी और कर्जों का सिलसिला कभी खत्म नहीं होता था। एक फसल आपने दी है, दोबारा कर्जा आपको उन्होंने दे दिया।
समस्याएं और भी थीं। बगान मालिक चाहते थे कि किसान अपने सबसे बढ़िया खेतों में ही नील की खेती करें, लेकिन नील के साथ परेशानी यह थी कि उसकी जड़ें बहुत ही गहरी होती थीं और वह मिट्टी की सारी ताकत को खींच लेती थी। नील की कटाई के बाद वहाँ धान की खेती भी नहीं की जा सकती थी, क्योंकि सारी ताकत तो किसने खींच ली? नील ने। ये सारी परेशानियाँ किसानों के सामने आने लगी। इस वजह से नील विद्रोह हुआ। ठीक है, नील विद्रोह हुआ और उसके बाद क्या पोजीशन हुई उसके बारे में हम पढ़ेंगे। चंपारण आंदोलन इसी वजह से हुआ था 1917 में, जिसका नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी ने। तो देखिए, मार्च 1859 में बंगाल के हजारों रैयतों यानी किसानों ने नील की खेती से इनकार कर दिया। जैसे जैसे विद्रोह फैला, रैयतों ने बगान मालिकों को लगान चुकाने से भी इनकार कर दिया। वे तलवार, भाले और तीर कमान लेकर नील की फैक्ट्रियों पर हमला करने लगे। कौन? रैयत यानी किसान। औरतें अपने बर्तन लेकर लड़ाई में कूद पड़ी। वाह! बगान मालिकों के लिए काम करने वालों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया। बगान मालिकों के लिए जो लोग काम करते थे उनके लिए कि ये कर दीजिए, ये किसान है, ये सब जो करते थे यहाँ वहाँ, उनका भी सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया। बगान मालिकों की तरफ से लगान वसूली के लिए आने वाले गुमास्ते एजेंटों की पिटाई की गई। गुमास्ते के बारे में हमने पिछले अध्याय में अच्छे से पढ़ रखा है। ये एक अधिकारी होता है गुमास्ता अंग्रेजों का। ठीक है, रैयतों ने कसम खा ली कि ना तो वे नील की खेती के लिए कर्जा लेंगे और ना ही बगान मालिकों के लठियालों यानी लाठीधारी गुंडों से डरेंगे। अब देखिए, जो बगान मालिक थे वे लाठीधारी यानी लठ रख के गुंडा रखते थे। गुंडा होते थे, उनके पास लट्ठा होता था। ठीक है, और वे क्या करते थे कि जो किसान वापस नहीं करते थे, ठीक है, कर्जा लेके चले गए, कर्जा नहीं दे रहे हैं और फसल हो गई, फसल नहीं पहुंचा रहे हैं, उनके लिए गुंडे की भी व्यवस्था बगान मालिक करते थे। नील के किसान चुप बैठने को तैयार नहीं थे, क्योंकि उन्हें बगावत की ताकत कहाँ से मिली? अब वो चुप क्यों नहीं बैठ पा रहे थे? उन्हें ताकत कहाँ से मिली? तो इसमें कोई शक नहीं कि नील की खेती अत्यंत दमनात्मक थी। एक वजह तो यही, कोई भी काम करने से पहले हमारी इच्छा अंदर से होती है। बाहर से कोई कुछ भी बोलते रहे, ज़्यादा देर हमारा उसमें मन नहीं लगता, हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। अंदर से आवाज़ आती है कि हमको ये करना है। लेकिन जो लोग दबे होते हैं वे हमेशा बगावत नहीं करते। ऐसा कभी कभी ही होता है। वो दबे थे कि डरे हुए थे कि ये लठधारी गुंडे आएंगे, हम पीट के चले जाएंगे। अब देखिए, 1859 में नील रैयतों को लगा कि बगान मालिकों के खिलाफ बगावत में उन्हें स्थानीय जमींदारों और मुखियाओं को भी समर्थन मिल सकता है। किसानों को ऐसा लगा। तो बहुत सारे गांवों में जिन मुखियाओं से नील के अनुबंधों पर जबरन दस्तखत कराए गए थे, उन्होंने ही नील किसानों को इकट्ठा किया और लठियालों के साथ आमने सामने की लड़ाई की। लठियालों के साथ यानी गुंडों के साथ उन्होंने भी समर्थन दिया, जिन्होंने जबरन दस्तखत कराए थे रैयतों से मतलब किसानों से। कई स्थानों पर रैयतों को बगावत के लिए उकसाते हुए खुद जमींदार गांव-गांव घूमने लगे। जमींदार इस बात से परेशान थे कि बगान मालिकों की ताकत बढ़ती जा रही थी और बगान मालिक जबरन लंबे समय के लिए उनसे जमीन ले लेते थे। ठीक है, नील के किसानों को भी ये भय लगा रहता था कि अंग्रेजी सरकार भी संघर्ष में उनका साथ देगी। ठीक है, नील के किसानों को भी ये लग रहा था कि अंग्रेज की जो सरकार है इस संघर्ष में उनका साथ देगी। 1857 की बगावत के बाद ब्रिटिश सरकार एक और व्यापक विद्रोह के खतरे से डरी हुई थी कि अब एक और विद्रोह हो जाएगा तो उनकी सत्ता लड़खड़ाएगी। जब नील की खेती वाले जिलों में एक और बगावत की खबर फैली तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 1859 की सर्दियों में इलाके का दौरा किया। ठीक है, तो रैयतों को लगा कि सरकार उनकी दुर्दशा से परेशान है। बरसात में मजिस्ट्रेट एस्ले ईडन ने एक नोटिस जारी किया जिसमें कहा गया कि रैयतों को नील के अनुबंध मानने के लिए मजबूर नहीं किया गया है। अब देखिए, ये सारी बातें आप समझिए अगर आपको उसके बारे में समझना है। 1857 की क्रांति के बारे में कि तब हमें आज़ादी क्यों नहीं मिली। ऐसा कोई एकजुट हुआ ही नहीं था, एक जगह जगह से केवल विद्रोह हो रहे थे। अभी भी वही हालत है। अभी यहाँ देखिए कैसी मन में विचार बैठा हुआ कि अंग्रेज सरकार हमारी मदद करेगी विद्रोह में। तो ये ऐसी सारी पोजीशन थी जिस वजह से हमें आज़ादी नहीं मिली उस समय। इस नोटिस के आधार पर लोगों में यह खबर फैल गई कि रानी विक्टोरिया ने नील की खेती करने का हुक्म दे दिया है, नील की खेती ना करने का हुक्म दे दिया है। ईडन किसानों को शांत करने और विस्फोटक स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे, जो कि अंग्रेज अफसर थे। उसकी कार्रवाई को किसानों ने अपने विद्रोह का समर्थन मान लिया। जैसे जैसे विद्रोह फैला, कलकत्ता के पढ़े लिखे लोग भी नील जिलों की ओर चल पड़े। उन्होंने रैयतों की दुर्दशा, बगान मालिकों की जोर जबरदस्ती और अत्याचारी नील व्यवस्था के बारे में उन्होंने लिखा। इस बगावत से परेशान सरकार को बगान मालिकों की रक्षा के लिए सेना बुलानी पड़ी। नील उत्पादन व्यवस्था की जांच करने के लिए एक नील आयोग भी बना दिया गया। इसी आयोग ने बगान मालिकों को दोषी पाया। जोर जबरदस्ती के लिए उनकी आलोचना की गई। आयोग ने कहा कि नील खेती रैयतों के लिए फ़ायदे का सौदा नहीं है, यानी किसानों के लिए फ़ायदा का सौदा नहीं है नील की खेती। तो आयोग ने रैयतों से कहा कि वे मौजूदा अनुबंधों को पूरा करें, यानी जो दस्तखत वे कर चुके हैं उसको पूरा कर लें, लेकिन आगे से चाहें तो वे नील की खेती बंद कर सकते हैं।
ठीक है, जो कर्जा उन्होंने लिया है किसानों ने वे उसे चुका दें, उसके बाद वो चाहें तो नील की खेती बंद कर सकते हैं। इस बगावत के बाद बगानों में नील का उत्पादन धराशायी हो गया। इसके बाद बगान मालिक बिहार पर ध्यान देने लगे। 19वीं सदी के आखिर में कृत्रिम रंगों का निर्माण होने लगा था, इससे उनका व्यवसाय भी बुरी तरह प्रभावित हुआ। अब कृत्रिम रंग बनाए जाने लगे थे, अब पेड़ों की ज़रूरत नहीं थी, कृत्रिम आप जानते हैं मानव निर्मित, ठीक है। इससे उनका व्यवसाय बुरी तरह प्रभावित हुआ बगान मालिकों का। फिर भी उत्पादन फैलाने में सफल रहे वे। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे तो बिहार के किसानों ने उन्हें चंपारण आकर नील किसानों की दुर्दशा को देखने का न्योता दिया। 1917 में महात्मा गांधी का यह दौरा नील बगान मालिकों के खिलाफ चंपारण आंदोलन की शुरुआत थी। ये बात आप याद रखिएगा, 1917 में महात्मा गांधी ने किसके खिलाफ? बगान मालिकों के खिलाफ चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किया। ये बात आप याद रखिएगा। देखिए ऐसी हालत थी कि किसान कह रहे थे कि भीख मांग लूंगा लेकिन नील नहीं उगाऊंगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं हमारे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा होता है? फिर से याद करें। देखिए हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिर से याद करें। क्वेश्चन नंबर पहला है निम्नलिखित के जोड़े बनाएं। तो देखिए आइए हम जोड़ा बनाते हैं। तो रैयत कौन है? रैयत हैं आपके किसान। महाल कौन है? तो ये ग्राम समूह होते हैं। नीच कौन है? बगान मालिकों के लिए अपनी जमीन पर खेती नीच कहलाती थी। रैयती क्या कहलाती थी? रैयतों की जमीनों पर खेती, यानी किसानों की जमीन पर खेती करते थे। 25% जमीन पर किसानों की खेती अनिवार्य कर दिया गया था और कम ब्याज दर पर क्या दिया जाता था? कर्जा दिया जाता था। किसके द्वारा? बगान मालिकों के द्वारा, ठीक है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारे सामने क्या है, रिक्त स्थान की पूर्ति करते। देखिए पहला नंबर है यूरोप में वुड उत्पादकों को खालिस्तान से अपनी आमदनी में गिरावट का खतरा दिखाई देता था। तो जाहिर सी बात है नील की खेती से उन्हें अपनी आमदनी में गिरावट का खतरा दिखाई देता था। दूसरा है 18वीं सदी के आखिर में ब्रिटेन में नील की मांग खालिस्तान के कारण बढ़ने लगी थी। मैंने आपको बताया था, याद होगा, औद्योगिकीकरण के कारण। किसके कारण? औद्योगिकीकरण के कारण। आइए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा तीसरा है कि खालिस्तान की खोज से नील की अंतर्राष्ट्रीय मांग पर बुरा असर पड़ा था। तो कृत्रिम रंग की खोज से, किसके? कृत्रिम रंग की खोज से, मानव निर्मित रंगों की खोज से नील की खेती की अंतर्राष्ट्रीय मांग पर बुरा असर पड़ा था। अब देखिए चंपारण आंदोलन खालिस्तान के आरोप लड़ा गया था। तो नील बगान मालिकों के खिलाफ चंपारण आंदोलन महात्मा गांधी ने 1917 में किया था। कब किया था? 1917 में, याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस द नोटिफिकेशन ऑफ आवर एनी न्यू वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Success 41।